नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी और मैं बहुत ही बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आजकल आप न्यूज में, टीवी में, न्यूज़पेपर में इंडिया और कनाडा के बारे में काफी कुछ सुन रहे होंगे और हाल फिलहाल में आपको खलिस्तानी नाम भी काफी ज्यादा सुनाई दे रहा होगा न्यूज वगैरह में। और आपने यह भी सुना होगा कि जो देश है इंडिया और कनाडा, इन दोनों ने जो अपने अपने देश के जो हाई कमिश्नर हैं, जो एक दूसरे के देश में लगे हुए हैं, उनको वापस बुला लिया है, उनको वापस जाने को बोल दिया है। तो क्या अब इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कि जो राजनयिक संबंध हैं वो खत्म हो जाएंगे? क्या अब कनाडा का वीजा मिलना बंद हो जाएगा या फिर कनाडा में इंडिया का वीजा मिलना बंद हो जाएगा? तो इस वीडियो में हम आपको ये हर एक पॉइंट, ये जो घटनाएं हो रही हैं इंडिया, कनाडा और खालिस्तान के नाम पे, उन दोनों के बीच में, ये आपको सब हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में। क्यों खालिस्तान का नाम बार बार आता है, क्या है खालिस्तान और क्या है खालिस्तान मूवमेंट, और कौन है खालिस्तानी, ये सब हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग छोटे छोटे इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की अलग अलग जीके और इन्फॉर्मेशन की वीडियोस मिलती रहेंगी दोस्तों, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आपको जो भी ये सब सिनेरियो चलता हुआ दिख रहा है इंडिया के अंदर कनाडा के बीच, और इंडिया कनाडा में जो है खालिस्तान की मूवमेंट और नारे चल रहे हैं, आपको जो भी दिख रहा है, इसके आपके तार जुड़ते हैं 2-3 महीने पहले के। तो चलिए दोस्तों, समय में 2-3 महीने पहले चलते हैं। आपको याद होगा, आपने टीवी में, न्यूज में, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कुछ महीने पहले कनाडा के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उनके ऊपर खालिस्तानियों ने हमले किए थे, अटैक किए थे। Pro-Khalistani protesters in March attacked and damaged the Indian consulate in San Francisco. The Indian consulate was attacked by Khalistani groups. उसके बाद से ही धीरे धीरे काफी सारे खालिस्तानियों के मरने की खबरें आ रही हैं। मोस्टली वो लोग जो लोग उस अटैक के अंदर इन्वॉल्व थे। अब ये उनको किसने मारा, इसकी अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंटली G20 समिट हुआ है, उस दौरान कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तानियों के एलिमिनेशन के लिए भारत पर आरोप लगाया है। उनकी कोशिश तो यह थी कि G20 के अंदर मोस्टली G20 के सारे देश उपस्थित हैं, तो वे सबके सामने यह बोलेंगे और इससे भारत की डिप्लोमेटिक लेवल पर इंटरनेशनली बेइज्जती करेंगे दोस्तों, यानी कि इंडिया की डिप्लोमेटिकली इंसल्ट की जाए। लेकिन ये बात कनाडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो को उल्टी पड़ गई, यानी कि उनकी इस बात का किसी भी देश ने सपोर्ट नहीं किया, जिससे हुआ ये कि भारत के लोगों में पीएम मोदी की इमेज और भी बढ़ गई, यानी कि और भी स्ट्रांग हो गई और इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिकली कनाडा की इंसल्ट हो गई। आज आप देखिए कि भारत आज डिप्लोमेटिकली डेवलप्ड देशों को मात दे रहा है, जो कि यह दर्शाता है कि भारत का इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड के अंदर कितना अच्छा डोमिनेंस है। और आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जितनी भी कंट्रीज G20 समिट के अंदर थी, उन्होंने कनाडा को सपोर्ट क्यों नहीं किया? इसका एक बड़ा कारण है। पहला तो यह है कि उनके जो आरोप थे वो बेबुनियाद थे, और दूसरा कारण यह है कि क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको बहुत ही अच्छे से पता है कि वो भारत का साथ नहीं छोड़ सकते। कनाडा में, वेस्टर्न कंट्रीज में, उनके न्यूज के अंदर, डिबेट्स के अंदर अक्सर एक बात निकलकर सामने आती है, एक चीज देखने को मिलती है, वो है यह है कि वो लोग बोलते हैं इंडिया इज इम्पोर्टेंट इन वेस्टर्न कैलकुलेशन फॉर बैलेंसिंग चाइना एंड कनाडा इज नॉट, यानी कि चाइना को बैलेंस करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भारत एक अच्छा ऑप्शन है और कनाडा नहीं है। इससे आप ये बात का अंदाजा ला सकते हैं कि देखिए, इस टाइम पे भारत का गोल्डन एरा चल रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही जल्द टेक ओवर कर लेगी जापान और जर्मनी की इकोनॉमी को, ऐसा बताया जा रहा है, और उसके बाद हम बन जाएंगे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आज अगर देखें तो इंडिया यानी कि भारत, हम लोग वर्ल्ड में एक लीडिंग पावर बन चुके हैं विद मोर देन 1.4 बिलियन पीपल। हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज बेचना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप ये सब काम करना चाहते हो, अगर आप इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको इंडिया के साथ रिश्ते तो बनाकर रखने ही पड़ेंगे। इसीलिए जितने भी देश G20 के अंदर आए थे वो सब इंडिया के डोमिनेंस को मानते हैं और इंडिया के अंदर एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। चलिए, जब जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो मामला गरमा रहा है, जिसके अंदर दोनों ने अपने अपने हाई कमीशन को वहां से
एक्सपेल कर दिया, यानी कि उसको वहां से हटा दिया है और अपने देश वापस आने के लिए बोल दिया। आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसकी कहानी क्या है? देखिए, अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो आपकी इसकी बात शुरू होती है 18 सितंबर को, यानी कि 18 सितंबर को जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर भारत के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि कैनेडियन गवर्नमेंट के पास इस चीज का सबूत है कि जून महीने के अंदर कनाडा में जो कैनेडियन सिटीजन थे हरदीप सिंह निज्जर, जिनकी हत्या कर दी गई, उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट का हाथ है, यानी इंडियन गवर्नमेंट के जो एजेंट हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो वैसे ही कुछ टाइम से जो इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो सही नहीं चल रहे हैं खालिस्तानी मैटर को लेकर। उसी बीच कैनेडियन पीएम ट्रूडो की इस बात ने आग में घी डालने का काम किया है। और इतना ही नहीं, कैनेडियन पीएम ट्रूडो ने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कनाडा में पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया, यानी कि देश छोड़ने के लिए बोल दिया। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने इंडियन डिप्लोमेट को, यानी कि इंडियन राजनयिक, इंडियन इंटेलिजेंस का हेड बताते हुए ऐसा बर्ताव उसके साथ किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम ट्रूडो ने इन एलिगेशंस को लेकर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटेन पीएम ऋषि सुनक के साथ भी डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद इसी चीज के रेस्पॉन्स में, इसी बात के रेस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए इंडिया में पोस्टेड कैनेडियन डिप्लोमेट को इंडिया से एक्सपेल कर दिया, यानी कि उसको इंडिया से बाहर जाने के लिए बोल दिया। जिस पर कैनेडियन डिप्लोमेट का मिनिस्ट्री से बाहर निकलते हुए कुछ ऐसा रिएक्शन था। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि ऐसे एलिगेशन उन खालिस्तानी टेररिस्ट से ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिनको कि कनाडा के अंदर सेफ शेल्टर दिया जा रहा है। और एक कैनेडियन पीएम के पीछे, ऐसे इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खराब करने के पीछे एक और कारण निकल के आ रहा है, वो तो है उनके देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उनका वोट बैंक और उनके इंटरनल मैटर्स जो उनके देश के अंदर चल रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उनके खुद के देश के चीफ इकोनॉमिक एनालिस्ट बता रहे हैं। अब इस सारे मैटर के जो तार हैं वो जुड़ते हैं खालिस्तानी एक्टिविस्ट, खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर से। हरदीप सिंह निज्जर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म पंजाब के अंदर हुआ, इंडिया के अंदर वो पले बढ़े, फिर कनाडा चले गए 1997 में। वहां पर उन्होंने सबसे पहले कुछ अपना छोटा मोटा काम शुरू किया जिसमें वो सफल नहीं हुए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और प्रो खालिस्तानी लीडर बनकर वहां पर काम करना शुरू कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया ने जो बब्बर खालसा ग्रुप है उसको एक आतंकवादी संगठन, यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। इसके कुछ टाइम बाद वैंकूवर में एक गुरुद्वारा है, गुरु नानक सिख गुरुद्वारा, जिसका हेड हरदीप सिंह निज्जर को बना दिया गया था। फिर एक बार 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर जब गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे थे तो दो अज्ञात लोगों ने मास्क लगाकर हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गुरुद्वारे के गेट के सामने ही। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया के अंदर जो वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट थी उसके अंदर हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। पंजाब के अंदर कई बड़े बड़े दंगे करवाने के पीछे अक्सर हरदीप सिंह निज्जर का नाम आता था। जुलाई 2020 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने यूएपीए एक्ट के तहत निज्जर को एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। और इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर जो एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके द्वारा अगर कोई हरदीप सिंह निज्जर की इंफॉर्मेशन एनआईए को देता है तो उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। भारत ने कई बार ऐसे खालिस्तानी इंसर्जेंट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कई बार कैनेडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, पर कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, जिसके कारण इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो और भी नाजुक होते चले गए। अभी रिसेंटली हुई G20 समिट के अंदर भी यही हुआ। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कैनेडियन पीएम ट्रूडो के साथ यही कंसर्न रेज किया, इसी को लेकर कंसर्न रेज किया। खालिस्तानी जिस तरीके से कनाडा के अंदर इंडियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिक और उनके धर्मस्थल को थ्रेटन कर रहे हैं और खालिस्तानी अलगाववाद भड़का रहे हैं। पीएम मोदी ने इस सब पर बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रूडो ने इन सब एक्टिविटी के अगेंस्ट एक्शन लेने की बजाय उनकी फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर उनको डिफेंड किया। लेकिन ट्रूडो ने जो खालिस्तानी सपोर्टर को सपोर्ट करने का काम किया है, यह पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। ये काम उनके फादर के टाइम से होता आ रहा है। उनके जो फादर थे
पेरे ट्रूडो, उन्होंने 1992 में खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार को भारत को एक्स्ट्राडिट करने से मना कर दिया, यानी भारत देने से मना कर दिया। ये जो परमार भाई साहब हैं, ये वही भाई साहब हैं जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एक बाबर खालसा ग्रुप है, एक बाबर खालसा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि इंडिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है। उस ग्रुप के हेड थे, यानी कि उस आतंकवादी संगठन के लीडर थे। ये वही परमार है जिसने 3 साल बाद 1985 में एयर इंडिया के कनिष्का प्लेन की बॉम्बिंग की थी, यानी उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिसके अंदर 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें मेजोरिटी कैनेडियन सिटीजन्स थे। ये कनाडा का अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। अगर कनाडा ने 1982 में परमार को इंडिया के हवाले कर दिया होता, इंडिया को एक्स्ट्राडिट कर दिया होता, तो ये अटैक शायद नहीं होता। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आज भी जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान और खालिस्तानी को सपोर्ट करके अपने फादर की इन गलतियों को रिपीट करते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि अपने फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं, टेररिज्म इज नेवर गुड और बैड, टेररिज्म इज टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद हमेशा आतंकवाद होता है। ये एक ना एक दिन सबको अपनी चपेट में ले ही लेता है। और ये पूरा का पूरा मुद्दा जुड़ा है खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर, जिसके लिए मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो दोस्तों, अगर आप बात करते हैं खालिस्तानी मूवमेंट की, तो आपको मैं उसके बारे में एक शॉर्ट में बता देता हूं। दरअसल जो पंजाब स्टेट है, उसके अंदर आजादी के टाइम से भी पहले से एक अलग डिमांड थी कि पंजाब को एक अलग स्टेट का दर्जा मिला जाए, यानी पंजाब को एक अलग स्टेट बनाया जाए भाषा के आधार पर, जिसके लिए कई बार अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग लीडरशिप में काफी सारे प्रोटेस्ट भी किए थे, जैसे कि अकाली दल और भी काफी सारे ग्रुप्स ने। फिर क्या होता है कि 1980 के टाइम पर एक जर्नैल सिंह भिंडरेवाला नामक आदमी ने, जो ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी पंजाब को अलग स्टेट बनाने की, उसमें आग में घी डालने का काम किया और इस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को मिलिट्री इंसर्जेंसी में बदल दिया, जिसने धीरे धीरे 10 साल में एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसके चलते एक दशक तक पंजाब के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए, राइट्स हुए, जिसमें पंजाब काफी टाइम तक सांप्रदायिक दंगों और पुलिस कॉन्फ्लिक्ट्स में झुलसता रहा। फिर क्या होता है कि 1984 के अंदर जो जनरल सिंह भिंडरेवाला है, वो भारी मात्रा में असला और बारूद के साथ में जो पंजाब का सिखों का बहुत बड़ा धर्म स्थल है गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर, उसके अंदर अपना डेरा जमा लिया। तो पीएम इंदिरा गांधी ने भिंडरेवाला को उस ठिकाने से बाहर निकालने के लिए आर्मी को आदेश दिया, जिसके तहत आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसके चलते भिंडरेवाला और उसके सपोर्टर ने आर्मी के खिलाफ गोल्डन टेम्पल के अंदर हथियार उठा लिए और मामले ने बहुत बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया और मामला और वायलेंट हो गया, जिसके चलते जो आर्मी का ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन था वो करीब 1 हफ्ते तक चला, जिसमें 350 से ज्यादा डेथ हुई और 1100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर इंडियन आर्मी के भी 79 जवान शहीद हो गए और 240 जवान घायल हो गए, जिसके चलते जिसकी रिवेंज की आग से, जिसके बदले की आग से पीएम इंदिरा गांधी भी नहीं बच पाई। 31 अक्टूबर 1984 को पीएम इंदिरा गांधी के ही 2 सिख बॉडीगार्ड थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद नॉर्थ इंडिया में दंगे शुरू हो गए, जिसके बाद 1 दशक तक लगभग मामला बहुत गर्म रहा था। उसके बाद इस एरिया में, नॉर्थ इंडिया में काफी सारे दंगे देखने को मिले, यानी कि बस बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे, पुलिस ऑफिसर्स की हत्या होने लगी, रॉबरी डकैती होने लगी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, हिंदू वेडिंग में मास किलिंग, इस सब का एक बहुत लंबा दौर चला। फिर 1980 से 1990 के बीच में जो ये सब चल रहा था, इसको लगभग 1 दशक के बाद पुलिस ने टाइट पुलिसिंग करके इस सब पे कंट्रोल किया। तो 1990 आते आते ये सब चीजें धीरे धीरे, ये दंगे थे, सांप्रदायिक दंगे, सब कुछ को कंट्रोल किया गया। उस टाइम पर जितने भी खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे, या तो उनको पुलिस के द्वारा मार दिया गया और जो लोग बच गए वो लोग इंडिया छोड़कर, देश छोड़कर भाग गए। कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई कनाडा गया, कोई इंग्लैंड गया, तो कोई कहीं चला गया। यानी कि इंडिया से उस टाइम पर जितने भी एक्टिविस्ट थे जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, उनको लगभग खत्म कर दिया गया। उसके बाद से पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा शांति थी। अगर आज आप पंजाब के अंदर देखें तो उसके अंदर खालिस्तान मूवमेंट की एक्टिव रेबेलियन का कोई नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके के अंदर ऐसे काफी सारे कुछ लोग रह रहे हैं जो क्या करते हैं, वहां से फंडिंग करके इंडिया के अंदर जो एंटी इंडिया एक्टिविटी है और जो खालिस्तान रेफरेंडम है उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंदर इन सब चीजों को देखकर एक कनाडा की इस सब चीजों में एक बहुत ही अहम भूमिका दिखाई देती है।
उसको समझते हैं किस प्रकार से। देखिए, अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा के अंदर जो लगभग उनकी आबादी की 2% पॉपुलेशन है, वो सिख पॉपुलेशन है, जो कि एक वैलिड वोटर है, यानी कि वो वहां के वैलिड वोटर्स हैं, जो वहां की चुनाव प्रक्रिया में, इलेक्शन प्रक्रिया के अंदर अपना प्रॉपर भाग लेते हैं। इस टाइम पर कनाडा के अंदर जो सिख कम्युनिटी है, वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी बन चुकी है। जो कनाडा की पॉलिटिक्स, वहाँ की गवर्नमेंट वर्क, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेस और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, उसके अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, और उनका इन सब चीजों के अंदर बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस है, और वो इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिस सबको देख के लगता है कि जो ये सब चीजें हैं, ये कनाडा की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर अपना एक बहुत ही अच्छा प्रभाव, बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस डालती है। देखिए किस प्रकार से कनाडा के अंदर जो लास्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो इस वक्त कनाडा के पीएम है ट्रूडो, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उठकर सामने आई थी, लेकिन वो गवर्नमेंट यानी कि सरकार बनाने जितनी मेजोरिटी में नहीं थी। यानी कि सरकार बनाने के लिए अभी भी उनको और 10 एडिशनल सीट्स की आवश्यकता थी, रिक्वायरमेंट थी। तो ये 10 सीट उनको कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और सेल्फ प्रोक्लेम्ड खलिस्तानी जगमीत सिंह के द्वारा दी गई, जिससे पीएम ट्रूडो की सरकार कनाडा के अंदर बन गई। जिससे ये साफ होता है कि एक खलिस्तानी लीडर के सपोर्ट की बदौलत आज ट्रूडो अपनी सरकार चला रहे हैं कनाडा के अंदर, जो ट्रूडो की पिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स को दर्शाती है। यहाँ तक कि किसी भी देश के पीएम का बिना किसी ठोस सबूत के इंडिया के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट देना उनकी हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेप को दर्शाता है। तो इन सब बातों से यह कहने में कोई दोहराई नहीं है कि ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा के अंदर एंटी इंडियन फोर्सेस को फर्स्ट हैंड दे रखा है। वो कनाडा के अंदर इंडिया के अगेंस्ट हो रहे वायलेंस को लेकर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, उल्टा भारत के ऊपर इल्जाम लगा के अपनी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन एक अलग बात यह है, इस सब में कनाडा के सब ब्लंडर में उनके जो एलाइज हैं, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो यही था आपका सारा का सारा इंडिया और कनाडा का मैटर। उसी बात को लेकर कनाडा ने जो स्टेटमेंट दिए, फिर इंडिया का जो रिएक्शन था, इस सब को लेकर इंडिया और जो कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो थोड़े सही नहीं चल रहे हैं। इसी को लेकर जो इंडिया कनाडा के वीजा हैं उनमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आपको बता देते हैं कि वीजा की यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो अभी तक आपकी जो ये इंडिया और कनाडाई कॉन्फ्लिक्ट है, इसका परिणाम यह रहा है कि फिलहाल तो इंडिया ने जो कनाडा सिटीजन है उनको वीजा देना बंद कर दिया है। हालांकि कनाडा ने इंडिया के सिटीजन को वीजा देना बंद नहीं किया, लेकिन इंडिया ने जो कनाडा के सिटीजन हैं उनको वीजा देना बंद कर दिया। और इसके अंदर जो जो इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके लिए खुला हुआ है। अगर इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा से इंडिया आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, उनके लिए इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट इंडिया से कनाडा जा रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, वो जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आपके लिए इंडिया और कनाडा के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस टाइम पर, और जो खालिस्तान का मूवमेंट के बारे में जो चल रहा है, उस सब को लेकर संपूर्ण जानकारी। आपको ये कैसी लगी, आप एक कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ साथ आपके इस सब को लेकर क्या ओपिनियन है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कनाडा आने की सोच रहे हैं, तो आपके क्या ओपिनियन है आप इसमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस सब मैटर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, इस सबको कमेंट जरूर करें। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, और आपका दिन शुभ हो।